नमस्कार, माइंड योर वोट में आपका स्वागत। साल 1980 में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह बीपी सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उस समय बीहड़ों में आतंक का पर्याय बन चुकी फूलन देवी के गैंग का सफाया किया। इस कांड ने उन्हें खूब चर्चा दिलाई थी। इसके ठीक एक दशक बाद जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं वहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बस उलट ये हुआ कि वहाँ न कोई मुख्यमंत्री बना और ना ही किसी का सफाया हुआ। साल 1993 उस समय इलाहाबाद और आसपास के लगे क्षेत्रों में कई बाहुबली बनने के फिराक में ऊपर चढ़ने लगे। फिर साल 1993 आया जब राज परिवार का एक लड़का इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़कर लौटा और उसने कदम रखा राजनीति में। न केवल कदम रखा, न केवल नई परिभाषाएं लिखने की शुरुआत की, बल्कि उसने राजनीतिक क्षितिज का वो अंक, वो बिंदु छुआ जो धुरी बन गई, जिसके आसपास घूमने लगी उस पूरे क्षेत्र की राजनीति। आज के अंक में बात कौशाम्बी लोकसभा सीट की, जिसका लोकसभा क्रमांक है 50। कौशाम्बी गौतम बुद्ध के काल की नगरी थी। उस समय ये वत्स देश की राजधानी हुआ करती थी। गौतम बुद्ध का चूँकि जगह प्रयाग के समीप थी इसलिए भी इसको खूब ठीक से इसका नाम था। गौतम बुद्ध के समय में ये जो उस समय उदयन का समय जिसको बोला जाता है, उदयन के समय पे गौतम बुद्ध का यहाँ कई बार आना जाना हुआ। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को उन्होंने दीक्षा दी, दीक्षित किया। जो गुप्त काल के समय में जिस तरह से कई बुद्ध नगरों की समृद्धि का ह्रास हुआ, उसी तरीके का हाल कौशाम्बी का भी हुआ था। राजनीति की बात की जाए तो ये लोकसभा का जो क्षेत्र है वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित यानी सुरक्षित सीट जिसे कहा जाता है, तो वो सुरक्षित सीट है। विधानसभा की 5 सीटें हैं, बाबागंज, कुंडा, सिराथू, मंजनपुर और चैल। 4 सीटें जो कुंडा को छोड़ करके बाकी भारतीय जनता पार्टी के पास है, और कुंडा से रघुराज प्रताप सिंह विधायक होते आए हैं लगातार निर्दल, और वो हैं। साल 2008 में ये लोकसभा सीट अपने अस्तित्व में आई थी। इसके पहले ये प्रतापगढ़, इलाहाबाद और वो चैल की लोकसभा सीट हुआ करती थी जो ख़त्म हो गई। साल 2009 में जब यहाँ लोकसभा का पहला चुनाव हुआ तो शैलेंद्र कुमार समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ करके यहाँ से पहले सांसद चुने गए। फिर साल 2014 और 2019 में ये सीट भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में, और विनोद कुमार सोनकर यहाँ से चुनाव जीत करके सांसद हैं। विनोद सोनकर की बात की जाए तो 18 फरवरी साल 1970 को इलाहाबाद के ही सदियापुर में इनका जन्म हुआ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने शिक्षा दीक्षा पाई। फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके स्थानीय कार्यकर्ता के तौर पर इनके राजनीतिक कैरियर की शुरुआत हुई। संगठन में कई महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने अदा की। साल 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने इस लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया, ये चुनाव जीते और सांसद हुए। सांसद होने के बाद इनको वाणिज्य संबंधी समिति में तथा पेट्रोलियम और गैस प्राकृतिक में जो मंत्रालय की समितियां होती है परामर्शदात्री, उसमें ये सदस्य रहे। साल 2019 के चुनाव में दूसरी बार इनको यहाँ से चुनाव लड़ने का मौका मिला, और ये वर्तमान समय में यहाँ से सांसद हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, जो अक्टूबर 2020 में इन्हें ये नई जिम्मेदारी भी दे दी गई थी। इसके बाद बारी आती है शैलेंद्र कुमार की। शैलेंद्र कुमार 25 जुलाई 1960 को इलाहाबाद में ही इनका जन्म हुआ। वहीं से फिर पढ़ाई लिखाई शुरू हुई और समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ करके इनका राजनीतिक कैरियर शुरू हुआ था। शैलेंद्र जो हैं वो कांग्रेस के बड़े नेता थे। धर्मवीर जो कांग्रेस सरकार में मंत्री भी रहे थे, उनके बेटे हैं। ये राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। 1985-1989 में 2 बार ये चैल की जो विधानसभा सीट थी उससे समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक चुने गए। फिर उसके बाद 1998 में ये लोकसभा का चुनाव लड़े समाजवादी पार्टी के टिकट पर चैल की लोकसभा सीट से। उस समय चैल की लोकसभा सीट हुआ करती थी, वहाँ से चुनाव जीते और ये सांसद हुए। फिर 1999 का चुनाव हार गए, पर 2004 में जब फिर से चुनाव हुए तो ये चुनाव जीतने में कामयाब हो गए। समाजवादी पार्टी के टिकट पर दूसरी बार चुन करके संसद पहुंचे। साल 2008 में चूँकि 9 में चुनाव होने थे और 2008 में जब परिसीमन आयोग की रिपोर्ट आई तो चैल की लोकसभा सीट समाप्त कर दी गई और कौशाम्बी जो है अपने अस्तित्व में आया। तो कौशाम्बी से ये चुनाव लड़े और कौशाम्बी से पहला चुनाव जीत करके पहले ये सांसद बने। साल 2014 में चुनाव हार गए। फिर तो उसके बाद ये 2019 में जब 2019 के चुनाव के पहले ही ये राजा भैया के संपर्क में आ चुके थे। राजा भैया अपनी पार्टी जनसत्ता पार्टी लोकतांत्रिक जो बनाए थे उसमें शामिल हो गए और इन्होंने जनसत्ता पार्टी के टिकट पर 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा और चुनाव हारे। इसके अलावा यहाँ इस सीट से सुरेश पासी का नाम आता है।
सुरेश पासी यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, 1999 में चैल से सांसद रहे थे, साल 2014 में बसपा ने इनको अपने टिकट से उम्मीदवार बनाया था, यहाँ इसी सीट से ये चुनाव हार गए थे। इंद्रजीत सरोज का नाम आता है। इसके बाद समाजवादी पार्टी से 2019 में चुनाव लड़े थे। उत्तर प्रदेश सरकार जो समाजवादी पार्टी की रही उसमें ये कैबिनेट मंत्री रह चुके थे। अब हम लौटते हैं जहाँ से शुरुआत हुई थी वहाँ पर। रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया की बात होगी। रघुराज प्रताप सिंह प्रतापगढ़ और कौसाम्बी, फूलपुर, इलाहाबाद, ये वो सीटें हैं जिसको रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया सीधे सीधे प्रभावित करते हैं। प्रतापगढ़ और कौसाम्बी के राजनीति की ये धुरी माने जाते हैं। प्रतापगढ़ में तो यहाँ तक कहा जाता है कि राजनीति की शुरुआत राजा भैया से होती है और यहीं पर आके ख़त्म हो जाती है। 31 अक्टूबर 1967 को भद्री रियासत में इनका जन्म हुआ था। भद्री प्रतापगढ़ की रियासत थी। इनके दादा राजा बजरंग बहादुर सिंह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रहे। इनके पिता उदय प्रताप सिंह विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के मानद पदाधिकारी थे। मानद मानी जैसे जो गैर वैतनिक पदाधिकारी होते हैं तो उसमें ये सक्रिय थे। हालांकि राजनीति में ये कभी सक्रिय नहीं रहे। राजा भैया अपने परिवार से पहले व्यक्ति थे जो राजनीति में आए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इनकी पढ़ाई हुई। इलाहाबाद से इनके जो शुरुआती शिक्षा थी वो इलाहाबाद में हुई। बाद में इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से पढ़ाई की, मेडिवल हिस्ट्री और मिलिट्री साइंस की पढ़ाई की, वकालत की पढ़ाई की। साल 1993 में ये कुंडा से अपना पहला विधानसभा का चुनाव लड़े थे। उस समय इनकी उम्र थी 26 वर्ष। हालांकि ये भी कहा जाता है कि उस समय ये वास्तव में 24 साल के ही थे, पर चूंकि उससे कम 25 साल 26 साल में चुनाव ही लड़ना होता है तो 26 साल इनकी उम्र दर्शाई गई थी। 26 साल के चुनाव लड़े थे। कुंडा की विधानसभा सीट से ये पहली बार विधायक चुने गए। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी ने इनको समर्थन दिया था, निर्दल चुनाव लड़े थे। फिर 1996 में भी यही हुआ, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से ये इसी सीट से दूसरी बार चुने गए। फिर इसके बाद 2002, 2007, 2012 का चुनाव ये समाजवादी पार्टी के समर्थन से लड़े, निर्दल ही लड़ते आए। 2017 में भी निर्दल लड़े थे और ये वर्तमान समय में यहाँ से विधायक हैं। इनके नाम पर यहाँ से निर्दल चुनाव लड़ करके जीतने का कीर्तिमान है। बहरहाल राजा भैया, उत्तर प्रदेश की सरकार बिना इनके पूरी नहीं हो पाई। जब से ये सक्रिय राजनीति में आए तब से उत्तर प्रदेश में जितने भी सरकारें बनी उन सब में सारी सरकारों में ये लगभग सारी सरकारों में ये मंत्री रहे, मायावती को छोड़ करके। कल्याण सिंह की सरकार हो, मुलायम सिंह की सरकार हो, रामप्रकाश गुप्ता की सरकार हो या फिर राजनाथ सिंह की सरकार हो, अखिलेश यादव की सरकार हो, ये सारी सरकारों में कैबिनेट मंत्री रहे। इनके लिए कहा जाता है कि साइकिल चलाने से लेकर हवाई जहाज उड़ाने तक का हुनर इनके पास है। राजनीति में ये हवा के रुख को पहचानते हैं, जिधर हवा बहती है उधर ये चलते हैं। विवादों से इनका गहरा नाता रहा है। आपराधिक प्रवृत्ति के नेता माने जाते हैं, बाहुबली नेता के तौर पर इन्हें जाना जाता है। इनकी जो बेटी की कोठी है उसमें 600 एकड़ में एक तालाब बना हुआ है, जिसमें 2002 में जब मायावती की सरकार बनी थी तो उस समय जब उसकी छानबीन कराई गई तो उसमें से कई नरकंकाल मिले थे, जिसके बाद इनको जेल भेज दिया गया था। इनके ऊपर उस समय पोटा के अंतर्गत कार्रवाई हुई थी। हालांकि पोटा जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार आई तो उसने वो कानूनी खत्म कर दिया। हालांकि ये जेल गए, फिर जेल से बाहर आए। जिस समय ये जेल में थे उसी समय इनकी पत्नी ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। बाद में बहुत सारी चीज़ें, तमाम तरीके के और बड़े विवाद हुए थे। जब 2003 में मुलायम सिंह यादव की सरकार जैसे ही आई वैसे तुरंत पहला काम यही हुआ था कि राजा भैया को छोड़ा गया था। और उस समय कई तमाम बड़े चेहरे जो मुलायम सिंह यादव वहाँ पहुँचे थे, वहाँ पर योगी आदित्यनाथ पहुँचे थे और इस तरीके के कई और भी बड़े, राज ठाकरे वगैरह भी इनके छूटने के बाद इनसे मिलने पहुँचे थे। बहरहाल 2013 में फिर से इनके ऊपर एक बड़ा विवाद हुआ था, जब तत्कालीन वहाँ जो कुंडा में तत्कालीन डीएसपी जियाउल हक हुआ करते थे। एक दंगे को रोकने के समय पे उनकी हत्या कर दी गई थी और हत्या का आरोप राजा भैया पर लगा था। उनकी पत्नी परवीना आज़ाद ने केस फाइल किया था। उसमें बाद में राजा भैया ने उस समय पे इस्तीफ़ा दे दिया था। ये 4 मार्च 2013 को अखिलेश यादव की सरकार थी, ये कैबिनेट मंत्री थे, इन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा दिया। लगभग जब वो सीबीआई को उसकी जांच सौंपी गई और सीबीआई ने प्रारंभिक जांच में ही इनको क्लीन चिट दे दी थी, जिसके बाद फिर से ये मंत्री बने। बहरहाल वर्तमान समय में विधायक हैं। भारतीय जनता पार्टी इनको खूब समर्थन करती है। जनसत्ता पार्टी लोकतांत्रिक इनकी अपनी पार्टी है। घुड़सवारी और निशानेबाजी के खूब शौकीन हैं।
ये सारी चीज़ें जो है वो एक तरफ हैं, इनकी जो व्यक्तिगत छवि है वो जनता में खूब अच्छी मानी जाती है। इनके यहाँ जनता दरबार लगता है, जनता की परेशानियों को वो सॉल्व करते हैं। यहाँ तक कहा जाता है कि एक पैरेलल सरकार चलाते हैं। समाज सेवा में भी खूब सक्रिय होते हैं। हर साल 101 जोड़ों की विवाह का जिम्मा उठाते हैं। इस तरीके के तमाम और सामाजिक कामों में वे लगे रहते हैं। बहरहाल राजनीति के धुर माहिर, बाहुबली और राजनीति के केंद्र बिंदु के तौर पर इनको जाना जाता है। अब इस लोकसभा सीट पर समीकरणों की बात की जाए तो वोटरों की कुल संख्या लगभग 17,64,884 है, जो 2019 के आंकड़े थे, जिसमें 9,59,193 पुरुष मतदाता है तो 8,15,565 महिला मतदाताओं की संख्या है। जातिगत आंकड़ों की बात की जाए तो यहाँ जो आबादी की बात की जाए तो उसमें 85% आबादी हिंदू धर्म से संबंध रखती है तो 13% आबादी मुस्लिम समुदाय से आती है। जातिगत आंकड़ों की बात की जाए जो वोटरों में सामान्य करीब 43.8% हैं, तो वहीं पिछड़ा 28.7% और अनुसूचित जाति जनजाति 27.5%। ये यहाँ के जो जातीय समीकरण हैं, ये वो जो वहाँ प्रभावित करते हैं। बहरहाल यहाँ का जो जीत का फैक्टर है, जो प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करता है, वो दलित, पिछड़ा और मुस्लिम समुदाय के वोटर्स हैं। धन्यवाद।